हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज के जो क्वेश्चन है ये आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। तो कुछ मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के भी मिक्स किए हैं क्वेश्चन, तो दोनों के यहाँ पर देखेंगे, यानी कुछ 11th-12th के भी हैं, देन ग्रेजुएशन के भी। और यहाँ से चांसेस है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। एंड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सही आंसर क्या है, एंड उस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिलहाल बताइएगा जरूर आंसर क्या होगा, एंड ये भी बताइएगा कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, -1 -i। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। आपको क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर हमें थीटा निकालना होता है। तो थीटा के लिए आपको क्या होता है, y/x रखते हैं, दोनों माइनस माइनस के, वैसे भी ये मॉड में होता है। तो आपको 1 मिल जाएगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये 1 है। तो tan इनवर्स ये कितने पर होता है, आपका π/4 पर होता है। अब इसके बाद अब आप ये देखिए इसमें दोनों साइन कैसे आ रहे हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यानी कि किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड में है। दोनों ही माइनस के साइन है, मतलब y भी हमारा माइनस का और x भी। तो ये क्या हो गया हमारा, जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड वाला हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए -π कर देते हैं आप आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, π-4π/4। तो सिंपली आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है -3π/4। तो ऑप्शन यहाँ से यदि देखें तो ऑप्शन नंबर ए 3π/4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 द रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपसे रियल पार्ट पूछ ले। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। एंड अभी आगे और भी क्वेश्चन है ग्रेजुएशन लेवल के, ये तो मैंने 2-3 क्वेश्चन रखे थे स्टार्टिंग में। तो ये है आपके लिए यहाँ पर रियल पार्ट बताना है आपको, द रियल पार्ट ऑफ फंक्शन। तो 1/1 - z ये आपको दे रखा है, f z इज इक्वल टू। देखिए अब ऐसा करने के लिए अब आपको पता है 1, ये क्या होता है z x प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये माइनस का साइन है तो x माइनस आई वाई हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, z की जगह x प्लस आई वाई लिखेंगे, माइनस की वजह से ब्रैकेट खुलेगा, माइनस बन जाएगा। देन इसके बाद 1/, इसको आप एक साथ लिख लीजिएगा, एंड आई वाई ये अलग। अब आप इसका रैशनलाइज कर दीजिएगा। रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से इसको लिख देंगे। देन लिखने के बाद आप देखेंगे ऊपर तो 1 - x प्लस आई वाई रहेगा। देन इसके बाद यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे i का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 1 - x प्लस आई वाई, एंड अपॉन में आपको क्या मिलने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2x। और जब आप इसको करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो ये क्या है माइनस। अच्छा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में अच्छा ये ब्रैकेट खोलिए मत क्योंकि ऑप्शन में ही खोला नहीं है। तो इसको लिखिए 1 - x स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस का आई प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप ऑप्शन जब देखेंगे तो आपको इसमें एक चीज मिलेगी कि यहाँ पर आप इसमें क्या पूछा है, आपसे रियल पार्ट पूछा है। तो रियल यानी कि इमेजिनरी वाला हटा दीजिएगा, रियल वाला क्या बचेगा 1/x, और ये वाला आपके पास बचने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस इसके देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर -x/1 - x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन पोलर फॉर्म द कॉची-रीमान इक्वेशन आर। डायरेक्टली आपसे कॉची-रीमान इक्वेशन पूछ सकता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इनमें से कौन सा सही है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई कंटिन्यूटी, यानी कि डिफरेंशिएबल होने के लिए जो कंटिन्यूटी है क्या वो जरूरी नहीं है, या फिर डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, या फिर कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, रिलेशन में होता है। देखिए क्या होता है,
अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि डिफरेंशिएबल के लिए जरूरी होता है कि वो पहले से कंटिन्यूअस हो। लेकिन यदि वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस होने के लिए डिफरेंशिएबल का होना जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस का होना जरूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी इसके लिए होनी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हैज हाउ मेनी सिंगुलर पॉइंट्स, कितने सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स वाले जो नंबर होते हैं इसके लिए आपको क्या निकालना है, सिंगुलर पॉइंट्स निकालना है। तो एक चीज आपके लिए ध्यान रखनी है, अब देखिए इसके लिए क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है ये आपका मोड में, ठीक है। तो ये आपका कैसा है, जेड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे सिंगुलर के लिए एनालिटिक है या नहीं है। और एनालिटिक आपको पता है किससे चेक करते हैं, जो कॉची इक्वेशन है उससे आप इसको चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिलहाल आप इनके डायरेक्टली आंसर याद रख लीजिएगा, ये आपका एनालिटिक नहीं होता। ये भी पूछा जा सकता है आपका एनालिटिक होता है या नहीं होता है। तो जेड स्क्वायर आपका एनालिटिक नहीं होता है, ऐसे ही जेड भी एनालिटिक नहीं होता है, मतलब खाली एक्स प्लस आई वाई की बात आ जाए तो ये आपका कैसा नहीं होता, एनालिटिक नहीं होता है। और जब एनालिटिक नहीं होता है तो इसमें कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक कंडीशन आप ये भी याद रख लीजिएगा कि अगर एनालिटिक होता है और जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, ठीक है, बाकी पॉइंट पर है लेकिन एक पॉइंट पर नहीं है, तो जिस एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है वही सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। और अगर बिल्कुल ही एनालिटिक नहीं है तो फिर इसमें कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ना ही ये एनालिटिक होता है और ना ही ये आपका कैसा होता है, इसका कोई भी सिंगुलर पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, नन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम बाई स्क्वायर टू बी अ हार्मोनिक फंक्शन व्हाट मस्ट द वैल्यू ऑफ m, यानी कि हार्मोनिक फंक्शन के लिए तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है आपके सामने 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम बाई स्क्वायर, ये आपके सामने यहाँ दे रखा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करिए, z मान लीजिए इसको, या फिर आप इसको u मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, x की रेस्पेक्ट में x के लिए करेंगे, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 2 माइनस 2x यहाँ से मिल जाएगा। देन इसके बाद हम y के लिए करेंगे, तो y के लिए जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 2my मिलेगा। देन इसका अगेन कीजिए, अगेन करने के बाद आपको ये क्या मिलता है, इसका -2 मिल जाएगा। देन इसका करिए आप फिर से y के लिए, तो इसका क्या मिलेगा आपको, 2m मिलेगा। अब आपको ध्यान रखना है इनका जो प्लस होता है, यानी कि ये जो होता है, एक बार लिख देती हूँ, ये प्लस ये इक्वल आपका ये 0 होता है। जब 0 होता है तो ये वैल्यू रखिए -2 प्लस ये कितना है 2m इक्वल 0। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 2, तो m की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन से यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अब आपको इसमें बताना है कि इनमें कोई भी आपका एनालिटिक नहीं होता है कहीं भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो आपको ध्यान रखना है z, मैंने भी आपको बताया था किसके बारे में पूछा यहाँ पर, तो z स्क्वायर e की पावर z, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शन से देखेंगे यहाँ पर, और इनके बारे में आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो जेड स्क्वायर होता है कैसा आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और जब ये पॉलिनोमियल है तो ये आपका क्या होगा, एनालिटिक होगा एवरीवेयर। और आपसे क्या पूछा है, इसमें एनालिटिक के बारे में पूछा है, तो ये एनालिटिक होता है आपका e की पावर z, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए तो ये भी आपका एनालिटिक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। देन इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स में आ जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए आप याद रख लीजिएगा एनालिटिक नहीं होता है। और ये साइन z, ये आपके इसमें भी आ जाए, इसमें भी आपका एनालिटिक होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द रेजिड्यू ऑफ, आपको इसका रेजिड्यू बताना है कितना होगा। तो चलिए आइए कर लेते हैं, इसका रेजिड्यू बता देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 एट, आपको किस पे बताना है, z इज इक्वल टू i पे बताना है।
तो इसके बाद यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको पता है आप z स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, z प्लस आई और z माइनस आई, इसकी फॉर्म में आप लिख लीजिए। अब आपके पास ये है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में आई, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसका जब आप करते हैं साथ में z माइनस आई 1/, मतलब इसे रख देते हैं साथ में। आपको पता होगा रेजिड्यू के बारे में, यहाँ पर आपको फंक्शन इसके साथ लगा देना है, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है 1/z प्लस आई। एंड यहाँ पर z की जगह आपको क्या पुट कर देना होता है, ये लिमिट आपको i पुट कर देनी है, तो i प्लस आई 1/2i, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1/2i ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द पोल्स ऑफ द फंक्शन, आपको बताना है इसके आर लोकेटेड एट, कहाँ लोकेट करेंगे। तो आप एक चीज देख लीजिए, इसके डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, आसान है, z माइनस 2 है, दूसरा z प्लस 2 है, इक्वल 0 रखिए और यहाँ से निकाल दीजिए, तो कितना आएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड z इज इक्वल टू -2। तो कुल मिलाकर आपको पता चल गया इसके पोल्स प्लस -2। ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी z इज इक्वल टू प्लस -2, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू लियोवलिस थ्योरम अ बाउंडेड एंटायर फंक्शन मस्ट बी व्हाट। यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन से कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट, जीरो या फिर ट्राइवियल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कांस्टेंट, ये सही आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंटीग्रल, आपको दे रखा है वेयर सी इज द यूनिट सर्कल ट्रांसवर्स वर्स काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको ये करना है यहाँ पर, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपको इसके जैसा देखने के लिए मिल सकता है, तो ध्यान से करिएगा। तो यहाँ पर ये है आपके सामने dz/z, ये आपको यहाँ पर दे रखा है और ये सर्कल z इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब सबसे पहले तो आप इसकी सिंगुलरिटी चेक कीजिए, तो ये आपका किस पे होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल 0 रखते हैं, तो यही पता चल गया कि z इज इक्वल टू 0 पर। अब इसके लिए आपको यहाँ से चेक करना है, जो ये z इज इक्वल टू 1 ये सर्कल दे रखा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं, तो ये 1 2 इस तरीके से होते हैं, तो आपका ये सर्कल कहाँ बनेगा, ये आप सर्कल बनाएंगे इस तरीके से बनेगा 1, ठीक है, इधर से भी 1 1 1, तो सर्कल इस तरीके से बनेगा। पॉइंट क्या है 0, तो 0 मतलब ये इस सर्कल के अंदर ही पॉइंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, ठीक है, 2 होता है यहाँ पर, तो 1 2, अब आप इस तरीके से बनाते और यहाँ पर सिंगुलरिटी 1 आती, तो ये 1 इसके अंदर है। और यदि बाई चांस, एक चीज और सुन लीजिएगा, अगर ये ज्यादा हो, यानी कि यहाँ आपका कम नंबर हो और यहाँ आपका ज्यादा हो, जैसे अगर ये मान लीजिए 2 है और आपको 3 दे दिया जाए, तो 3 तो बाहर हो जाएगी, तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर इसमें डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, नन आ जाएगा, जो भी है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो फिलहाल इसके लिए करते हैं यहाँ पर, तो अब इतना हो चुका है। अब इसके बाद आगे करेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए 2πi, ये आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है 2πi। इसके बाद जो है फंक्शन होता है, तो आपका 1 है यहाँ पर फिलहाल, तो 1 का 1 आपको रख देना है, तो 2πi इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो आपको रखना ही है। अब यहाँ पर अगर कुछ और हो, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ ऊपर वाले को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कुछ और हो उसके लिए आगे क्वेश्चन में देख लेंगे, उससे समझ आ जाएगा। फिलहाल इसका आंसर 2πi हो गया है। ऑप्शंस यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 2πi, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी 2πi इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन, इसकी सिंगुलैरिटी अब आपको बतानी होगी। उम्मीद है सिंगुलैरिटी आपको समझ आ चुकी होगी और आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड कल इसके बारे में बात कर लेंगे। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस आर ऑलवेज, यानी कि जो जीरोज होते हैं एनालिटिक फंक्शंस के, वो हमेशा कैसे होते हैं, जीरो, आइसोलेटेड, नॉन जीरो। तो एनालिटिक के फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा आपके आइसोलेटेड होते हैं, बात आपको ध्यान रखनी है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट मिलता है, एक ही पॉइंट पर एनालिटिक होता है, उसके अलावा उसके नेबरहुड में किसी दूसरे पॉइंट पे जीरोस नहीं मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है आइसोलेटेड के लिए। और नॉन आइसोलेटेड जहां पर बहुत सारे आपको नेबरहुड में पॉइंट्स मिल जाएं, तो ये होता है आपका नॉन आइसोलेटेड। फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आइसोलेटेड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इक्वेशन मस्ट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ फंक्शन सेटिस्फाई फॉर इट टू बी एनालिटिक इन डोमेन डी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इक्वेशन मस्ट बी रियल एंड इमेजिनरी, रियल भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एनालिटिक के लिए तो मैंने बताया था, इसके लिए कौन सी करनी पड़ती है,
कॉची रीमान इक्वेशंस, तो ऑप्शन नंबर डी द कॉची रीमान इक्वेशंस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ये आपका इंटीग्रल, देखिए क्वेश्चन आ चुका है तो मैं यहीं पर इसको करा देती हूँ। ये है आपका e की पावर z -2 की पावर, ये दे रखा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, z = 3 आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका, ये सर्कल मतलब ये 3 पर बनेगा, 1 2 3, यहाँ पर इतना लगभग ये बनेगा आपका सर्कल। अब ये यहाँ से सिंगुलरिटी निकालिए, z - है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपकी कितनी आ गई 2, यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी 2 पर, यानी कि 2 इसी के अंदर आता है, ठीक है, इसी सर्कल के अंदर आता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है, 2πi आपका होता है। अब इसके बाद अब यहाँ पर कितना है फंक्शन e की पावर z, उसमें तो आपका था नहीं, उसमें तो dz था, तो आप क्या लिखेंगे e की पावर z, और z की जगह आपको क्या लगाना होता है, जो वैल्यू यहाँ पर है आपकी 2, तो 2πi ये यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और आपको ये भी बताना है टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा।